Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of Geography for class 9th, that is the physical features of India. और लास्ट पार्ट में हमने किया है डेक्कन प्लेटो के बारे में पढ़ा था हमने कि डेक्कन प्लेटो के कौन कौन से पार्ट है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बारे में रीड किया था. अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि नेक्स्ट डिवीज़न है हमारे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो आइए रीड करते हैं इसके बारे में. द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. अरावली हिल्स के वेस्ट में पड़ता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इट इज़ एन अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन. अंड्यूलेटिंग यानी ये अनइवन है, एकदम प्लेन नहीं बोला जा सकता, ये ऊंचा नीचा है, अंड्यूलेटिंग है. सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और बहुत सारे सैंड ड्यून्स भी हैं यहाँ पर. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं मेनली कि जब एयर जो है वो सैंड को लिफ्ट करती है और एक जगह पे गिरा देती है और कुछ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे सैंड ड्यून्स बोलते हैं. एंड दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर. ये जो रीजन है बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है, लगभग 150 मिलीमीटर के करीब एवरेज रेनफॉल होता है इस एरिया में. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. जो यहाँ पर streams हैं, जो rivers हैं या जो नहरें हैं, उनमें ज़्यादा पानी नहीं रहता, वो disappear हो जाती है during the summer because यहाँ पर इतना पानी ही नहीं होता कि वो sea तक पहुँच पाएँ. लूनी इज़ ओनली द लार्ज रिवर इन दिस रीजन. लूनी जो है यहाँ की सबसे बड़ी नदी है. उसके बाद अगर हम बात करें बर्चन्स की, बर्चन्स क्या होते हैं? ये है क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स. ये भी रेत की एक शेप होती है, वी कैन से कि जो इस तरह से सैंड की शेप बनती है कि एक तरफ जो है वो खाली रह जाती है और एक तरफ जो है हवा के बहाव के कारण, उसकी डायरेक्शन के कारण एक तरफ रेत इकट्ठी होती रहती है, तो उसको हम बर्चन्स कहते हैं. और ये बर्चन्स जो है लार्जर एरिया बट लैटिट्यूडनल ड्यून्स कम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है राजस्थान में, वहाँ पर ये बर्चन्स आपको देखने को मिलेंगी. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बर्चन्स. अगर आपको कभी मौका मिले जैसलमेर जाने का तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इन बर्चन्स को. उसके बाद हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की. कोस्टल प्लेन्स जो हैं इंडिया के, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की, लगभग 7,000 किलोमीटर के करीब जो है इसकी लेंथ है. तो आइए रीड करते हैं इनके बारे में. द पेनिनसुला प्लेटो इज़ फ्लैंक्ड बाय अ स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्राइप रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, और वही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो उस वेस्टर्न घाट के इधर कुछ एरिया है जो प्लेन है, वैसे ही ईस्टर्न घाट के अगर हम ईस्ट में जाएं तो कुछ एरिया है जो प्लेन एरिया है, उसी को ही हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं. और कोस्टल प्लेन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ के साथ लगते हुए प्लेन्स हैं. इनकी जो लाइन है, ये बाउंड्री जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज से टच होती है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. सो जो वेस्टर्न घाट के तरफ जो प्लेन्स हैं वो जो हैं अरेबियन सी से लगते हैं, अरेबियन सी वाली कोस्ट से लगते हैं, और जो ईस्टर्न घाट के जो प्लेन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल से लगते हैं. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ वाटर बॉडी है, अरेबियन सी है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में. सी इज़ अ नैरो प्लेन. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इंडिया के, वो नैरो प्लेन है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न प्लेन. ईस्टर्न प्लेन के मुकाबले अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वेस्टर्न प्लेन जो है वो ज़्यादा नैरो है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनके 3 सेक्शंस हैं. अगर मैं ड्रॉ करके बता सकूं आपको, यहाँ पे डायग्राम नहीं है. यस,
तो ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है पूरा, और इसके हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? नदर्न पार्ट है सबसे, वो है मुंबई टू गोवा। मुंबई से लेकर गोवा तक की जो दूरी है, जो कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल लाइन है, उसको हम कहते हैं कोंकण। ये फर्स्ट डिवीज़न है नदर्न पार्ट की, या हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की फर्स्ट डिवीज़न जो है वो है कोंकण, जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक फैला है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेच है, सेकंड है सेंट्रल स्ट्रेच, उसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन, जो कि केरला के आसपास आता है। और कन्नड़ प्लेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज़ रेफर टू एज मालाबार कोस्ट, और सबसे नीचे जो रह जाता है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। एंड द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। उसकी दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईस्टर्न प्लेन्स की, तो वो वेस्टर्न प्लेन्स के मुकाबले वाइड हैं, यानी वो चौड़े हैं ज़्यादा। क्यों चौड़े हैं? उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं थोड़े, और वहाँ पर जो लैंड है उसका एरिया ज़्यादा है, और वो वैसे भी कोस्ट लाइन से थोड़े से हटे हुए हैं। दैट इज़ वाई उनकी जो चौड़ाई है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी, जो ईस्टर्न घाट है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो हैं इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहती हैं। एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट, और इसी ईस्टर्न कोस्ट पे लेक चिल्का जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है। लेक चिल्का आप सभी लोकेट करेंगे इंडियन मैप में, और आपको पता चलेगा कि ये जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। और ये कौन से स्टेट में है? ओडिशा में। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट। इट लाइज इन द स्टेट ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के साउथ में पड़ती है, ओडिशा में है। चिल्का लेक है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इसको बोलते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे लास्ट डिवीज़न की। लास्ट जो फिज़िकल डिवीज़न है इंडिया का वो है हमारे आइलैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। हमें पता है कि इंडिया का अपना एरिया बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड, मेन लैंड। बिसाइड द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप आइलैंड, लेकिन इसके अलावा जो है हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ही देखती है, या जो इंडिया के अंडर ही काउंट होते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड्स ग्रुप? अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो इन ग्रुप्स, आइलैंड ग्रुप्स को हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि इंडियन मैप में आपको दिखा पाऊँ। यस, देखिए ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। यहाँ पर है लक्षद्वीप, और ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो ये जो है हमारे आइलैंड ग्रुप हैं जो कि हमारे इंडिया की ही एरिया में काउंट होते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट देम। देखते हैं क्या है इनकी खासियत और कहाँ से कहाँ तक फैले हैं और कैसे बने थे ये आइलैंड। Yes. You have already seen that India has a vast mainland beside the country has 2 group of island. Can you identify these islands? तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है अभी इंडियन मैप में कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ है, अरेबियन सी में है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है। तो कि लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मैंने आपको बताया था कि केरला में मालाबार कोस्ट है। थर्ड पार्ट जो है हमारे कोस्टल प्लेन का, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो है मालाबार। और मालाबार के अगर हम बात करें, मालाबार के ईस्ट में जो है, मालाबार के वेस्ट में पड़ता है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसमें छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे अभी। अर्लियर दे वर नोन एज लाकादीव, मिनीकोय एंड
अमीन द्वीप, तो पहले इनके नाम कुछ अलग थे। पहले इसको लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब 1973 में इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड रख दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, तो ज़्यादा एरिया नहीं है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो कवरत्ती आइलैंड पे है, और हम इसको लक्षद्वीप की राजधानी के तौर पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सारे प्रशासनिक कार्य जो हैं कवरत्ती आइलैंड में होते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। आइलैंड है, बहुत ही हरा भरा है, फ्लोरा एंड फोना की अच्छी वैरायटी यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की देखी जा सकती हैं। द पिती आइसलैंड विच इज़ इन अनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। अनहैबिटेड है मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता, बट यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखें तो एक चेन ऑफ आइलैंड है, लंबी सी अलग अलग हमें छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देंगे, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उनको बोलते हैं। दीज आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द बिगर इन साइज, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। तो साइज़ में थोड़े बड़े हैं लक्षद्वीप से अगर कंपेयर करें तो, और बट ये न्यूमरस हैं, अलग से हैं, और स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड नॉर्थ में फैला है उसको अंडमान बोलते हैं, और जो साउथ में है थोड़ा नीचे पड़ते हैं जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनको निकोबार कहते हैं। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. ऐसा कहा जाता है कि हिमालय का जो पूर्वांचल हिस्सा है, गारो खासी जयंतिया नागा की पहाड़ियाँ, नागा लोशाई, तो की जो पहाड़ियाँ माउंटेन्स हैं उन्हीं का ही एक एक्सटेंशन है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कैसे? ऐसा माना जाता है कि ये जो है सबमरीन माउंटेन्स हैं, यानी ये समुद्र के नीचे कुछ माउंटेन्स जो हैं वो समुद्र के नीचे जो है डूब गई थी, लेकिन ये उसी का ही एक उठा हुआ हिस्सा है जो इन ग्रुप ऑफ आइलैंड के तौर पर हमें देखने को मिलता है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड पे भी बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलती हैं, बहुत हरियाली है, एनिमल लाइफ बहुत अच्छी है। ऑफ द आइलैंड टू दीज आइलैंड क्लोज टू द इक्वेटर। हमारा इंडिया का जो सदर्न एक्सटेंट हम कह सकते हैं वो 8 डिग्री पे है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो इक्वेटर के नज़दीक माना जाता है, पास माना क्या जाता है वो है, क्योंकि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर शो होता है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है 8 डिग्री से भी थोड़ा नीचे है, तो यानी इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा सकता है एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत सारे जंगल हैं यहाँ पे। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो तो दोनों ही रीजन जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और हमारी कंट्री को ये और भी ज़्यादा रिच बनाते हैं। उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स में भी अगर हम कहें तो फ्लोरा एंड फोना में भी हमारी कंट्री को ये दोनों ही आइलैंड जो है रिच बनाते हैं, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कंट्री को मिलते हैं यहाँ से। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। सो हम अलग अलग अगर फ़ीचर की बात करें, हमने 6 डिवीज़न देखी इंडियन फ़िज़िकल फ़ीचर्स की, और हर एक फ़िज़िकल फ़ीचर का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। आई वुड से हिमालय की बात करें तो वो नॉर्थ में भारत की रक्षा करता है, केवल दूसरे देशों से ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे अगर हिमालय ना होता तो शायद इंडिया एक कोल्ड कंट्री होता, तो बहुत सारी ऐसी विंड से हमारी रक्षा करता है हिमालय। उसके बाद अगर हम नदर्न प्लेन्स पे आ जाएँ तो नदर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ग्रेनरीज भी कह सकते हैं उसको इंडिया की, इतना ग्रेन वहाँ पर होता है, उगता है। और
नेटवर्क बहुत अच्छा है रोड का, ट्रांसपोर्ट का नदर्न प्लेन्स में, प्लस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जितना भी द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया आई वुड से कि इंडिया में नदर्न प्लेन्स में हैं। दे प्रोवाइडेड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेटो इज़ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। उसके बाद अगर हम प्लेटोज़ की बात करें, प्लेटोज़ में हैं बहुत सारे मिनरल्स छुपे हुए हैं और बहुत सारी माइनिंग के ज़रिए हम वो मिनरल्स निकालते हैं टाइम टू टाइम, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करते हैं कंट्री की। उसके बाद कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप की बात करें तो ये भी आइडल फिशिंग साइट प्रोवाइड करते हैं। पोर्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, यानी समुद्र का के जो रास्ते, जो भी हमें कोई व्यापार करना है या कुछ करना है तो वो भी इन्हीं आइलैंड ग्रुप्स के ज़रिए होता है, या फिर हमारी जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनके ज़रिए होता है। Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibility of the development. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के इतने सारे फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो डेफिनेटली हमारी कंट्री की हेल्प करते हैं उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना और समझा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।